तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का पेपर यानी कि जो मॉर्निंग में आज पेपर हुआ है 24 फरवरी 2025 को, इस पेपर का प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है मेरे पास कक्षा 10 की हिंदी का पेपर जो कि आज मॉर्निंग में हुआ है। इस पेपर का आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत से बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आपने जितना पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हैं और पेपर में 100% मैंने मिलाया भी तो देखा कि इसमें से अधिकतम क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में फंसे जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए फिर बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो पेपर का संकेतांक दे रखा है 801 BC, ठीक है। और पूर्णांक टोटल यहाँ पर 70 नंबर का है और जो समय दिया गया पेपर को हल करने के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि निर्देश दिए गए। इन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है और पढ़ करके जो इसमें लिखा गया उसको आपको पालन करना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे खंड अ, जो कि टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनकी संख्या जो 20 है। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के, यानी कि टोटल बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, तो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ठीक है। तो फिर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए लिखा गया कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं, यानी कि लिखी कागज कोरे के रचना के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अज्ञेय लिखा तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अज्ञेय जी हैं लिखी कागज कोरे के रचनाकार, ठीक है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन है। तो वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी त्रिवेणी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, यानी शुक्लोत्तर युग के कौन लेखक है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के कौन कवि हैं प्यारे बच्चों। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो मतीराम जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि रीतकालीन कवियों में, यानी रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो किसे प्रतिष्ठित किया है? इन्होंने ब्रज भाषा को किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें देखिए लिखा गया है छायावाद युगीन कवि हैं। तो प्यारे बच्चों छायावाद युगीन कवि कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वें में कहा जा रहा है कि कनुप्रिया के रचयिता हैं, यानी कनुप्रिया के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नई कविता युग के कवि हैं। तो इसके प्यारे बच्चों जो ऑप्शन सही होंगे वो ए वाला सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक और इसके लेखक माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र भी माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र नहीं दिया गया, बल्कि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो प्यारे बच्चों मैंने रस छंद अलंकार अभी जस्ट पिछली वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें सब कुछ बताया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं देखे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती किए हैं, ठीक है। उसको आपको देखना चाहिए। अगर आप देखे होंगे तो पक्का ये सभी क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों कि जो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सोरठा भी मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर बताया था कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा में प्यारे बच्चों 13 होती हैं और दोहा में कितनी होती हैं? 11 होती हैं दूसरे चरण में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
15वें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि त्रिभुवन में समास, यानी त्रिभुवन में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी द्विग समास होगा। ठीक है। 16वें में देखिए कहा जा रहा है कि उष्ट का तद्भव, तो प्यारे बच्चों उष्ट का जो तद्भव होता है वो ओठ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 17वें क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी त्वयी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो पहले जो अर्थ के आधार पर मैंने बताया था कि 8 भेद होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 8। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 20वें वाले में देखिए कहा जा रहा है कि वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर खंड नंबर ब करेंगे, जो कि ये वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो फिर बच्चों ये आपको गद्यांश दिया गया है और इन गद्यांश के आधार पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो यानी कि 3 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। तो संदर्भ में आपको प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर गद्यांश जो लिया गया है ये अजंता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, भगवती शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है। तो आपको लिख देना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यानी कि हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है। ये आपको लिख देना है। बाकी यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि हमारे देश का प्राण क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का क्या है, प्राण है। ठीक है। ये इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो प्यारे बच्चों ये जो रेखांकित अंश है इनकी हमें क्या करनी है, व्याख्या कर लेनी होगी। ठीक है। तो ये आप कर लेना। ठीक है। अथवा वाला आप देख लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश यानी निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ये आपको एक पद्यांश दिया गया और इसमें से यहाँ पर नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे प्यारे बच्चों ये 2-2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पद्यांश पढ़ लेना है, और यहाँ पर हम लोग इसका पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको संदर्भ में लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है। तो ये आपको लिख लेना होगा। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो प्यारे बच्चों ये जो लाइनिंग खींची गई इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत विराट। ठीक है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि यानी कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपी और ग्वाल बालों के साथ पूरे दिन भर खेलते थे और पूरा दिन उनका हंसते हुए बीतता था। ठीक है। तो आगे कहा जा रहा है कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुनाथ, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित की चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको व्याख्या लिख देनी होगी। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं बोलता, तो प्यारे बच्चों श्री कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उनको वहाँ वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है और कुंज की जो छाँ है वो उन्हें अति प्रिय था। ठीक है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर ब्रज नहीं भूला जाता है। ठीक है। तो ये आपको आंसर लिख देना होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप देख लेना। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। ठीक है। यानी कि इसमें आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया और इनको हमें क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी, चाहे ये करिए चाहे ये वाला करिए। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका ये वाला प्यारे बच्चों ये आपको गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है। संस्कृत में दिया गया है। तो इसमें आपको इसका संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृत, यानी कि ये जो प्यारे बच्चों जो गद्यांश लिया गया है प्यारे बच्चों ये हमारी हिंदी संस्कृत के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये आपको इसको इस तरह से संदर्भ लिख देना होगा। बाकी आप व्याख्या इनकी देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 श्लोक आपको दिए गए हैं। ठीक है। इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हमें क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो
यहाँ पर हम लोग अथवा वाला देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये जो श्लोक लिया गया है ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितो च स्थिता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ये पढ़ लेना, यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि जो माता का स्थान है वो पृथ्वी से कहीं ज़्यादा भारी है और जो पिता का स्थान है वो आसमान से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। और यहाँ पर कह रहा है कि मन शीघ्रतम वात चिंतित बहुतरी दृढ़ता, यानी कि जो मन है वो क्या है, बहुत, यानी कि हवा से भी बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी व्याख्या आपको लिख देनी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें लिखा गया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको खंड काव्य दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके ज़िले में जो खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में, उसको आपको अपने हिसाब से लिख देना होगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर अगर पूजा खंड काव्य चलता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर पूजा खंड काव्य का यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का क में देखिए लिखा गया है बच्चों कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, लेखकों के नाम दिए गए, इन चारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का मैंने जीवन परिचय पढ़ा रखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। ठीक है, बाकी ख में से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का भी जीवन परिचय पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखें तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने बताया था कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ, मतलब क्या होता है, कोई याद हो एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पत्र लेखन भी मैंने बता रखा है। ठीक है, पत्र लेखन ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, बाकी 9वें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत में बताया गया होगा, प्रश्न उत्तर लिखवाया गया हो, ये आपको लिख लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान वाला निबंध करा रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 100% मैंने बताया था कि ये निबंध आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये निबंध आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है, और ये कितने नंबर में आया है, 7 नंबर में। तो प्यारे बच्चों इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज का जो हमारा पेपर का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।